जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रईस दाऊदी साहब। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंडियन मीडिया पे आप अक्सर इनको देखते रहते हैं। आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चीमा भाई। थैंक यू। आसिफ भाई, दो तीन टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं। पहला बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फ्रांस का दौरा है, इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा दौरा है, इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि देर इज़ अ बिग पॉपुलेशन इन इंडिया विच इज़ इन द पावर्टी के नीचे है। और इंडिया ये ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है फॉर हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करने के लिए डोमेस्टिकली इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी खरीद रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इंडिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं? क्या वाकई ये करना चाहिए या बैलेंस करना चाहिए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पहले तो इस पे कमेंट कर दें। अमर भाई, होता क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की सोच होती है। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जिस रीजन में चले जाएं, जिस तरफ भी, जिस मुल्क में आप, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस कांग्रेस की बात करें, इजिप्ट था, और अभी यहाँ पे फ्रांस में है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और यहाँ से सीधा यूएई भी जाएंगे वो। ये मैंने दो चार मिसालें दी, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भारत को, हिंदुस्तान को वेलकम कर रही है। और जब हम फ्रांस की बात करते हैं, या डिफेंस या स्पेस रिलेटेड कुछ डील्स होती हैं, या हम अपने आप को, या भारत अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, या फॉरेन पॉलिसीज इतनी अच्छी है कि सारी दुनिया बुलाती है, तो मुझे लगता है कि इसको पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और इससे जो दुनिया को एक मैसेज जाता है, उन तमाम मुल्कों के लिए भी एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के उस स्टेज पे। उनको भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाए, फॉरेन पॉलिसीज कैसी हो कि इस तरह से वेलकम हो हर जगह पे। चाहे तो आप देखें, किसी भी रिलीजन, आई मीन कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो वो मुल्क, चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लें, इस्लाम देख लें, हिंदुइज्म देख लें, या कोई भी रीजन हो, आप अफ्रीका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, हर जगह हिंदुस्तान को वेलकम किया जा रहा है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान को वेलकम किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक तरफ फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस पहुंचे, तो उधर से यूरोपियन पार्लियामेंट ने इंडिया भारत के हवाले से ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन उठा दिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो चीज़ है ये डेलिब्रेट है, इंडिया को अंडर प्रेशर करने के लिए? कि जी फॉर एग्जांपल मणिपुर के अंदर जो फसादात हुए हैं, वहाँ पे तकरीबन 120 लोग मारे गए, 50,000 डिस्प्लेस हो गए, 1700 घर और 250 चर्च जो हैं वो तबाह हो गए। दिस इज़ व्हाट द यूरोपियन पार्लियामेंट ने कल किया है। इसके रिस्पांस में इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सख्त रिबटल दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ा सख्त जवाब दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं आसिफ भाई? देखें, मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि दो तरह की सोच होती है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट्स का इशू होता है, और वो किसी मुल्क के इंटरनल मैटर्स पे अगर हो रहा है, तो पहली चीज तो ये है कि आप भी जानते हैं कि एक इंटरनल इंटीग्रिटी होती है, एक इंटरनल जो इश्यूज होते हैं, वो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको हैंडल करती है, और करना भी चाहिए। मुश्किलें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती हैं। खुद हमारा मुल्क भारत इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, बल्कि आप देखें दुनिया में सबसे नंबर वन पे है, तरक्की की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे जो बड़ी ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है, वो यही होती है डेमोक्रेसी में, या जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जहाँ बात रख सकते हैं, वहां दोनों चीजें होती हैं, तभी जाके उसकी खूबसूरती आती। अब आप देखें कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां गए फ्रांस में, और पूरी तरफ से वेलकम ही होता रहे, और कोई भी कहीं से कोई डिसेंट नहीं, कोई, तो उसमें भी वो जो होता है ना खूबसूरती वाली बात, जो डेमोक्रेटिकल जो एक चीजें होती हैं, वो दिखता नहीं। आपने देखा होगा कि यूएस के अंदर भी किस तरीके से पत्रकार ने एक सवाल किया, और उस सवाल का जवाब दिया गया। बहरहाल वो तमाम चीजें एक ऐसी होती है कि ये इस चीज को कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है
कि आप कभी भी कहीं भी डिसेंट भी कर सकते हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल किया जाए, सही जवाब मिले तो अच्छा है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से या फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब मिला है, और आप भी जानते हैं खुद, अगर मैं आपके हवाले से भी बात करूं, पड़ोस में है, पाकिस्तान का मामला है, तो कोई भी ऐसा इशू आता है जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ इश्यूज रहते हैं, इश्यूज रहेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कहीं पे भी, छोटे से घर में कई इश्यूज हो जाते हैं, भाई बहनों के बीच हो जाते हैं, छोटी सी फैमिलीज में, तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, और वो भी ऐसा मुल्क है कि जो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में अपनी एक जगह बना रहा है, और हर जगह इसका एक बोलबाला हो रहा है। तो लोगों की नजर भी रहती है, एडवर्सरीज भी रहते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज भी रहते हैं जिसको मेरे ख्याल से हमारा मुल्क जो है पूरी तरीके से केपेबल रहता है हैंडल करने के लिए। अब ये देखने की बात ये होगी कि इंटरनली कोई भी इशू है उसको यहाँ पे कैसे हैंडल होता है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंटरनली देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस कई तरीके से होती है। एक तो इंटेंशन होता है कि हम सिर्फ इन इन चीजों को हाईलाइट करके डिरेल करें चीजों को, और एक इंटेंशन होता है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अभी G20 का जो थीम है, और ये हमारा हिंदुस्तान में सोचना भी है, वसुदेव कुटुंबकम, कि एक पूरी दुनिया जो है ना, एक एक पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया एक एक है। आई मीन एक फैमिली की तरह, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। जब ये एक फैमिली की तरह है, तो हम एक दूसरे की चीजों में बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जो मशवरे कर सकते हैं यूएन के जरिए बातों को। जैसे अभी आपने देखा, यूएन को मैं ला रहा हूँ कि अगर यूएन के जरिए आप ला रहे हैं कोई चीज को, कोई बात को, तो उस तरह से भी बात आगे बढ़ सकती है। अभी आपने देखा कि स्वीडन के अंदर किस तरीके से कुरान को जलाने की बात आई, और एक प्रस्ताव या प्रपोजल आया जिसके लिए खुद हिंदुस्तान ने आपके ही प्रपोजल को और ओआईसी के प्रपोजल में कुरान के जलाने की इतनी जो शर्मनाक हरकत की गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, उस पे भारत का क्या रोल रहा, और भारत ने उसको सपोर्ट भी किया। आप भी इस चीज को बहुत बखूबी अपडेटेड हैं, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं, जब काम होता है, तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। हम हेल्दी क्रिटिसिज्म पे बिलीव करते हैं, लेकिन न किसी और के इंटरनल इशू में। मेरा ये ख्याल है कि भारत को मुदाखलत करने की जरूरत होनी चाहिए, न किसी और मुल्क को हमारे मुल्क के अंदर इंटरनल इश्यूज को इस इंटेंशन से हाईलाइट करने की जरूरत हो कि आप उसको सिर्फ डिग्रेड करना, या एक होता है ना कि उसको टार्निश करने के मकसद से करते हैं। प्रॉपर जो चैनल्स होते हैं, अगर कुछ इश्यूज हैं और आपको या किसी को ये लगता है कि वो प्रॉपर इशू है, तो उसको प्रॉपर चैनल से आप उसको डील करें। और जो इंटरनल इश्यूज है, मेरे ख्याल से इंटरनल ही रहना चाहिए। अब मैं दोबारा कहता हूँ, इश्यूज होते हैं, आपके खुद बताओ पाकिस्तान के अंदर कितने इश्यूज हैं। लेकिन अगर हर इश्यूज पे हिंदुस्तान हो, या दूसरे, अगर मैं इजिप्ट कह रहा हूँ, जापान हो, चाइना चाइना तो खैर नहीं करेगा, अगर ये तमाम मुल्क हैं, अगर बार बार इंटरनल इश्यूज पे मुदाखलत करता रहे, तो फिर ये जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, जो सबकी अपनी एक हितें होती हैं, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो उसका क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, और किसी भी तरीके से दूसरे के मैटर्स में बैड इंटेंशन से उसको डिग्रेड करने के मकसद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम करते हैं, और हम हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी करता है उसको वेलकम। नहीं, आसिफ भाई बिल्कुल सही है, हेल्दी क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, कहा जाता है कि जैसे जैसे आपका किरदार बढ़ता जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। इंडिया एक तरफ कहता है कि जी वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे इश्यूज आते हैं कि जहाँ पे उधर 50-52 चर्च जला दिए गए, जिसको वो बड़ा हाईलाइट कर रही है यूरोपियन पार्लियामेंट, तो आप समझते हैं कि ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए? अगर 50,000 लोग डिस्प्लेस हो जाएं, एक 100 बंदा भी डिस्प्लेस हो जाए तो बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ भी हमने देखा है, आपके यहाँ तो 50,000 एक इलाके में हो, हमारे यहाँ तो लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं दहशतगर्दी की जंग में। हमें हमसे बेहतर कौन जानता है इन चीज़ों को। लेकिन एक तरफ कहना कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ अपने घर के अंदर इस तरह की चीज़ों को हों, जिससे लोगों की जो है वो आईब्रोज, जिसे वो क्या कहते हैं, देयर आईब्रोज, दे जस्ट रेज देयर आईब्रोज ऑन दैट। सो आपको क्या लगता है कि इस पे फिर क्या करना चाहिए? यानी कि दुनिया में लीडरशिप मांगनी चाहिए और घर में जैसे मर्जी करें, या कि फिर जब लीडरशिप मिलती है तो फिर आप दुनिया को भी तो कहते हैं ना कि भाई आप ऐसे करें, वैसे बिहेव करें। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडिया, नेपाल, भूटान छोटे मुल्कों को कहता होगा भाई ऐसे करो, वैसे करो, बांग्लादेश को कुछ पुश करता होगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में, हमें इस चीज़ का पता है। तो आपको नहीं पता कि इंडिया विल हैव टू चेंज ऑन दीज लाइन्स, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेरिकी सफ़ीर को भारत में आपको याद होगा कहना पड़ गया कि हम इंडिया की मदद करने को तैयार हैं अगर इंडिया चाहे तो। सो इसमें तो फिर ये आपका किरदार बढ़ रहा है, आपका रोल बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, लोग सवाल तो करेंगे। एंड देन बिल्कुल। कल आपको लीडर बनेंगे ग्लोबल साउथ के, तो फिर ये तो नहीं कहेंगे जी फलां मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, बंदे मर रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये उनका इंटरनल मामला है, वो करते रहे, हम वहां पे नहीं करेंगे। ये फिर क्या बात हुई? नहीं नहीं, देखें, इस पे मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बात सही है कि दुनिया में जो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर करते हैं, वो यकीनन अपनी आवाज अपने तरीके से उठाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कमर साहब, कि अगर एक तरफ हम ग्लोबल लीडर बन रहे हैं या दुनिया हमें वेलकम कर रही है, और अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, तो क्या ये इशू पाकिस्तान सॉल्व करेगा? क्या ये इशू अमेरिका सॉल्व करेगा? क्या हिंदुस्तान की ये पोजीशन रह गई है कि दूसरे मुल्क वाले आके इन इश्यूज को का सोल्यूशन निकालेंगे? नहीं निकालेंगे ना। आप तो आके नहीं निकाल सकते हो ना, कौन निकालेगा इसका सोल्यूशन? और मैं कह रहा हूं कि जब प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर कोई ये समझता है कि बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री मुल्क हो जाए और हम 100% परफेक्शन हो जाए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो भी चीजें हो रही हैं या हुई हैं, उसको बिल्कुल सही तरीके से हैंडल करके उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और एक साथ ये एक बात ये भी कि जो डिसेंट होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो यही होती है ना, कि जो डिसेंट होता है उसको भी हम रेस्पेक्टफुली हेल्दी वे में एक्सेप्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इन चीजों पे जब हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम्स का हल कौन निकालेगा? आपके या किसी और के कहने पे हम निकालें? और हम ये जब जानते हैं कि अगर इंटरनल हमारी आवाजें उठती हैं, खुद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स होती हैं, ऑपोजिशन है, ये लोग अगर आवाज उठा रहे हैं, ये लोग अगर कुछ कहते हैं, तो ये यकीनन इंटरनल मैटर्स हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर, इतने बड़े मुल्क में, तो क्या अगर ये इश्यूज है तो इसका सोल्यूशन हम अब खुद से निकालने की पोजीशन में नहीं है? हम बिल्कुल हैं। दूसरे इसमें जो भी आते हैं उनको मैं आपको बताऊं कि उनके अपने अपने भी इंटरेस्ट रहते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, हर एक कोई अपने अपने हिसाब से चाहता है कि अगर कोई एक बड़ा मुल्क है, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान, और अगर ये कहीं तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, या इसको पूरी दुनिया इसको में बोलबाला हो रहा है, और अगर कोई एक ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो इंटरनल होते हैं, जिसका सोल्यूशन भारत सरकार, भारत के नागरिक, यहाँ की ऑपोजिशन, ये सब मिलके डेमोक्रेटिक वे में निकालेंगे और निकालना चाहिए। ऐसी चीजों को, जो एडवर्सरीज होती हैं आमतौर से, वो इन मुद्दों को हमेशा कैच करके हाईलाइट करने की कोशिश भी करती है। लेकिन अगर मैंने आपसे यही कहा कि जो भी तरीके हैं, अगर इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, लॉज हैं, और यूनाइटेड नेशंस है, मैं दोबारा उस पे आ रहा हूं, अगर ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि यूएन की भी वो वैसी वाली बात नहीं रह गई है, उसमें खुद रिफॉर्म चाहिए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी जो एक अभी, जैसे अभी मैंने आपको स्वीडन का एग्जाम्पल दिया कुरान जलाने का, उस तरीके के प्रपोजल्स हैं, उस तरीके की चीजें हैं, वोट्स होंगी, और उसके बाद लोग देखेंगे कि कौन सा बड़ा मसला है। जब आपको अगर ऐसा लगता है कि, और मैं कह रहा हूं कि कोई ये तरीका आ नहीं सकता आगे, आप भी इतनी जानकारी रखते हैं कि ये मौजू वैसा नहीं है, मीडिया में आ सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग ट्वीट कर सकते हैं, कुछ लोग इसको अपने हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं उसके जरिए इसको आप किस तरीके से लाएंगे? कि भाई आपके घर में कोई एक प्रॉब्लम आ रही है और आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से इसको इसका सोल्यूशन निकालो। मैं खुद कह रहा हूं कि सोल्यूशन निकलना चाहिए, अगर इश्यूज है तो उसको सही तरीके से वक्त रहते उसका हल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत
हमेशा से सक्षम रहा है, केपेबल रहा है इन तमाम चीजों को हैंडल करने में। इनसे इससे बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल कर लिया। हमने ये भी हैंडल किया कि किस तरीके से कश्मीर में क्या मसले मसाइल रहते थे, किस तरीके से मिलिटेंट्स का एक वो रहता था, टेररिस्ट अटैक्स हो जाते थे, कितने हमारे आई मीन आस पड़ोस से भी मसले मसाइल बने रहते थे। उन तमाम चीजों को जब हैंडल किया तो ये तो इंटरनल हमारा मसला है। मेरे ख्याल से इसे इंटरनली ही हैंडल करने दिया जाना चाहिए। अदरवाइज जो प्रॉपर जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, दोबारा कह रहा हूँ, वो होना चाहिए। या जो प्रॉपर फोरम्स है उसके जरिए आपको अगर कुछ बात लगती है, आप डोजियर्स देना है, कुछ करना है, ये सबकी अपनी अपनी आजादी है। लेकिन किसी भी इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नल बना के अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी पॉलिसीज के हिसाब से दूसरे की बात को अपने मुंह से बोलवाना या दूसरे के एक्शंस को अपने प्लान के हिसाब से करवाना, ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका आसिफ भाई। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा जो सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड मुस्लिम लीग के, वो भारत आए हुए थे और वो नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं, वो NSA अजीत डोभाल साहब से मिले हैं। और ये क्या है, मतलब कई लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, और हमारे मुसलमान दुनिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ख़ास तौर पे बीजेपी जो है वो अपना इमेज इम्प्रूव करने के लिए मुसलमानों से बड़ा करीब कुर्बत दिखा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली आपको याद होगा कुछ वाक़यात भारत में हुए थे, एक लेडी पॉलिटिशियन ने जो स्टेटमेंट दी, फिर एक मुस्लिम वर्ड से उस पर रिएक्शन आया। आप कैसे देखते हैं कि ये बेसिकली इंडिया इज़ मेंडिंग वेज एंड टाइज विद द मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या कि ये रूटीन के दौरे हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट आसो भाई? देखें, इंडिया को जो पैगाम देना था वो पैगाम हमेशा देता है, उस दिन भी दिया गया। वो था पैगाम मोहब्बत का, पीस का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी का। और उसमें सिर्फ हमारे जो NSA श्री अजीत डोभाल थे, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा जो सऊदी अरब से आए हुए थे, खुद मैं भी उस इवेंट में शामिल था जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत ही शानदार बातें हुई और इससे अंदाजा लगा कि कितना एक दूसरे के साथ, दो मुल्कों के साथ हमारे भारत का रिलेशन सऊदी अरब के साथ कितना अच्छा है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल उस दिन देखने को मिली। और अभी मैं आपको खुद कह रहा हूं कि खुद उसमें जब आप मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल वहां पे मौजूद हैं, और वहां पे इस तरह की कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिव बातें आई और एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया। सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिया गया या हिंदुस्तानियों को दिया गया, सिर्फ जो जितने भी हमारे दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन हिंदुस्तानियों को भी दिया गया, बल्कि ओवरऑल एक एक भारतीय को और पूरी दुनिया को पीस का, अमन का, यूनिवर्सल जो एक वो होता है, डाइवर्सिफाइड जो एक सोसाइटी होती है, कम्युनिटी होती है, उसका एक पैगाम दिया गया। अब रहा सवाल मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया का रिलेशन, तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई नई बात है नहीं। मैंने अभी अपनी शुरुआत में ये बात कही कि दुनिया का कोई भी कोना हो, दुनिया का कोई भी रिलीजन हो और कोई भी वहाँ के लीडर्स हो और किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हो, हर कोई आज हिंदुस्तान के साथ, एक्सेप्शंस हैं, वो आप भी जानते हैं। हर कोई हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहता है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी का कोई जवाब नहीं है। और ये एक बड़ी वजह बनती है कि आज ऐसे मौके पे जो लोग अलग अलग बातें अपने हिसाब से कर रहे हैं, खुद वर्ल्ड लीग जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग है उसके सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आके प्यार का पैगाम, दोस्ती का पैगाम, ब्रदरहुड का पैगाम, और सबसे जो अहम बात है इस्लाम की वहां पे बातें हुई। और इतनी खूबसूरत और प्यारी जो पीसफुल बातें वहां पे होती जो इस्लाम हमें सिखाता है, वो तमाम मैसेजेस डॉक्टर अल ईसा ने दिया। और हमारे जो श्री अजीत डोभाल थे उन्होंने भी बहुत, मतलब हमारा जो एक शुरू से स्टैंड रहा है वो नो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उस पर भी बात हुई। और हम उस पर ये जानते हैं कि खुद जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है
उनका भी स्टैंड, और जितने मुस्लिम ममालिक हैं आज की डेट में जो प्रोग्रेस सोच रखते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म, इन चीजों को हम प्रोमोट नहीं करें। और खुद हमारे श्री डोभाल जी ने उस स्पीच में भी कहा कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आई मीन रिलीजन वालों को कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और ना होनी चाहिए। एक्सेप्शंस मैंने आपसे बताया इतने बड़े मुल्क में होते रहते हैं, और ये कोई आज की नई बात नहीं है, कभी ज्यादा और कभी कम। लेकिन उसमें ये बात भी की गई कि किसी भी टेररिज्म का कोई खास एक मजहब नहीं होता। टेररिज्म खुद अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, जिसका हल पूरी दुनिया को एक साथ आके निकालना चाहिए। और हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड रखा, और इस मंच से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और कई और मीटिंग्स हुई, कई और जगहों पे भी हमारे डॉक्टर ईसा का जाना हुआ और बहुत शानदार मीटिंग रही। वहां से जो एक पैगाम गया है, ऐसे मौके पे जब दुनिया में अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, ये पैगाम मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ चीमा साहब। ये पैगाम आपको, हम सबको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि जो एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है खुद रिलीजन का, जो एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी, जो एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है अबाउट द लाइव्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं खुद भी माइनॉरिटी हूँ। मुझे यहाँ पे शुरू से लेके आज तक में जितने भी हमारे अलग दूसरे रिलीजन्स हैं, खास तौर से हिंदू ब्रदर्स और जो क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, सबका प्यार मिला और मिलता रहा है। लेकिन आप जब कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सोच होती है, हर जगह होती है। आपके पाकिस्तान के अंदर देखें, माइनॉरिटीज की क्या स्टेटस थी, क्या कहानी थी, क्या परसेंटेज था। लोग तो कहते हैं कि 20-22%, और आज की तारीख में 3% भी नहीं है। और किस तरीके से वहां की बातें जो है पूरी दुनिया देखती है, समझती। खैर वो एक मौजू नहीं है, मैं एक इसमें रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो अगर उस एतबार से देखा जाए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज जो है बहुत बहुत ही बेहतर हाल में है, बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। मेरिटोक्रेसी है, हर जगह माइनॉरिटीज यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और आज जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमेशा से हिस्टोरिक रिलेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई 1 साल या 2 साल की बात है। सऊदी अरब के साथ जो रिलेशन है, यूएई के साथ जो रिलेशन है, या पूरे जो आप इजिप्ट की बात करें वहां से जो एक रिलेशन है, तमाम बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, हिस्टोरिक है, रेसिप्रोकल है। और ये तो मैंने कही मुस्लिम कंट्रीज की बात, लेकिन आप अगर उन कंट्रीज की भी बात करें, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में कई कंट्रीज की मिसाल ले लें, या फिर आप अमेरिका चले जाएं, आप ईस्ट चले जाएं, वेस्ट चले जाएं, रशिया चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, हर जगह से रिलेशन अच्छे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब चीजें आगे बढ़ती हैं, तो बहुत सी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलती है, और बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं, बहुत से नहीं करते। बहुत से लोगों का, जो मेरा हमेशा से एक स्टैंड होता है कि इंटेंशन क्या होता है किसी के भी कहने का। अगर किसी का ये इंटेंशन है, ये कहने का इंटेंशन है कि हम इसके लिए हेल्दी क्रिटिसिज्म करके हम आपकी सब हेल्प करेंगे, आप हमारे साथ हो और हम मिलके दुनिया को एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएंगे और हम उसमें आपका साथ चाहते हैं, तो यकीनन ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इंटेंशन अगर ये होता है कि अरे यार, ये भारत के अंदर एक मुसलमान है, उस मुसलमान को इतनी सजा दे दी गई, उसको मार दिया गया, मणिपुर में ये हुआ और फलाने जगह ये हुआ, ये होता है, इस तरीके की चीजें हुई हैं। और अगर कहीं भी ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से मैं खुद उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम कैसे उन चीजों को ठीक करें, ना कि इंटेंशन ये हो कि उसको हम किसी भी तरीके से हाईलाइट करके किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, किसी एक पर्टिकुलर मुल्क और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल दी जाती है, उसको हम टार्निश ना करें। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं, इफ़ दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। और ज़ाहिर बात है, इतने बड़े मुआशरे में इश्यूज चैलेंजेस तो होते हैं। कई दफ़ा डेलिबरेटली हालात ख़राब किए जाते हैं, कई दफ़ा नेचुरल भी जो है वो चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। लेकिन एनी हाउ जैसे तैसे भी है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि समहाउ इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसने लोगों को डेमोक्रेसी दी और इंडियन मुस्लिम्स को भी डेमोक्रेसी मिली। मतलब दिस इज़ समथिंग जिसे वन कैन अप्रिशिएट। मुस्लिम वर्ल्ड में इतनी बड़ी तादाद में कभी इतने लोगों को इतना कॉन्टीन्यूसली एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं मिला।
That's what I recognize perhaps on this. Thank you very much, Asif Ramiz Dawoodi Saab sir. It's always a pleasure talking to you. बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।